अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 38 कवर करेंगे, व्हिच इज़ सिक्योरिटी इश्यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बड़ा चैप्टर है, 10 मॉड्यूल्स हैं इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 196, व्हिच इज़ गैप इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गैप का मतलब होता है आपके सिस्टम की कोई वीकनेस या फिर कोई मिसिंग प्रोटेक्शन। कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से आपके सिस्टम में कोई हार्मफुल एंटिटीज़ एंटर कर सकती हैं, कोई ऐसा गैप। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे सिक्योरिटी टूल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो टोटली यूज़र के कंट्रोल में नहीं होती। तो यहाँ पर एक गैप बन जाता है, जहाँ पर अटैक्स और फिर डेटा लॉस होने का खतरा होता है। क्लाउड के जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो भी जो ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम होता है कोई किसी भी जगह का उसकी तरह ही होती है सेम, लेकिन लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से, कंट्रोल की कमी होने की वजह से क्लाउड जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लाउड में यूज़र के कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें जो है वो प्रोवाइडर के कंट्रोल में होती है, और यहाँ पर बीच में गैप आ जाता है। सो यहाँ पर यूज़र कंट्रोल में कमी होना रिस्की क्यों हो सकता है। नाउ क्लाउड में क्या होता है कि जो सर्वर्स होते हैं वो ओनर्स के अंडर होते हैं, वो यूज़र्स के कंट्रोल में नहीं होते। जो पूरे सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंडर कंट्रोल होता है, और यूज़र के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सके और देख सके। तो यूज़र को पता नहीं होता कि जो उनका क्लाउड प्रोवाइडर है वो उनका डेटा कितनी एफिशिएंसी के साथ हैंडल कर रहा है। तो इस सिक्योरिटी के मामले में जो यूज़र है वो टोटली प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कुछ फाइल्स गूगल ड्राइव पर स्टोर करते हैं, तो आपको नहीं पता आपका डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है, कौन उसको इंटरनली एक्सेस कर सकता है, और अगर आपने डिलीट किया तो कितना सिक्योरली आपका डेटा डिलीट हो चुका है। तो क्लाउड में सिक्योरिटी रिस्क इस वजह से भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो इन सिक्योरिटी इशूज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इन सिक्योरिटी इशूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो सिर्फ कॉस्ट पर और अपने सर्विसेज की परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं देते। और जो यूज़र्स हैं वो प्रोवाइडर्स को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाएं और उनके डेटा की हिफाजत करें अच्छे से, और जो भी सिक्योरिटी है उसको ऑनेस्टली करें। नाउ जो एसएलए होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसके साथ ये मसला है कि यूजुअली उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज़ जो है वो ऐड नहीं की जाती। ज़्यादातर उसमें सिर्फ आपकी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी इंटेग्रिटी के बारे में बात की जाती है, सिर्फ कि आपकी सर्विस की परफॉर्मेंस कैसी है और कितना अच्छा यूज़र रिक्वेस्ट को वो रिस्पॉन्स कर पाती है। इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है, सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की जाती। एसएलए में ये गारंटी नहीं दी जाती कि डेटा डिलीट होगा तो उसका क्या प्रोसेस है, पीछे से आप सर्वर से प्रोवाइडर के पास से डेटा डिलीट होगा या नहीं। आप जो डेटा अपना ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, तो उसमें डेटा की इंक्रिप्शन कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ कितनी एडवांस है, आपका डेटा आपके अलावा और कौन एक्सेस कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों की गारंटी नहीं दी जाती एसएलए में। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गैप आ जाता है इवन एसएलए के साथ भी। नाउ जो सिक्योरिटी गैप है ये क्लाउड सर्विस मॉडल पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि जो हमने क्लाउड सर्विस मॉडल्स पढ़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर के पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कंज्यूमर के पास सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है, क्योंकि यूज़र ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, फायरवॉल्स को, सिक्योरिटी पैचेस को, हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा कंट्रोल होगा उसके पास उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वेयरएज़ प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और प्लेटफ़ॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक वो सब प्रोवाइडर हैंडल कर रहा होता है। कंज़्यूमर का काम होता है सिर्फ़ एप्लीकेशंस को और यूज़र्स के एक्सेस को सिक्योर करना। ये प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों की इक्वल होती है, प्रोवाइडर और यूज़र दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में कंज़्यूमर के पास सबसे कम कंट्रोल होता है। कंज़्यूमर सिर्फ़ एप्लीकेशन यूज़ करने पर फ़ोकस करते हैं, जबकि जो प्रोवाइडर है वो एप्लीकेशन को कंट्रोल करना, उसको प्लेटफ़ॉर्म को कंट्रोल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंज़्यूमर जो है वो सिर्फ़ अपनी आइडेंटिटी और एक्सेस को मैनेज कर सकता है, जैसे जो यूज़र अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ कंज़्यूमर के हाथ में होती है, बाकी मेन सारी चीज़ें प्रोवाइडर के कंट्रोल में होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में, क्योंकि इन दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो प्रोवाइडर के पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है, और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिटवीन द क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो कुछ सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस देते हैं कि यानी कौन-कौन से काम हैं जो यूज़र को करने चाहिए सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक्सेस किसी और को नहीं देना, या फिर अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, कोई ऐसे वीक पासवर्ड ना रखना, ये सारी चीज़ें तो कंज़्यूमर जो है वो उनको
चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को समझे और इनको करेक्टली अप्लाई करे। प्रोवाइडर की तरफ से जितनी भी सजेशंस दी जा रही है सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए उनको यूज़ करें। अगर कस्टमर इग्नोर कर देंगे तो फिर यहाँ पर फिर एक सिक्योरिटी गैप बढ़ जाता है। तो क्या क्लाउड जो है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल ओवर द ग्लोब फैला हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज़ में फैला हुआ है, उसके यूज़र्स जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं, लोग दुनिया के कोने-कोने से बैठकर क्लाउड सर्विसेज़ को एक्सेस कर रहे होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसलिए उसको फुल्ली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, इसमें रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही होती हैं, मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो रिसोर्सेज़ को सेम टाइम पर शेयर कर रहे होते हैं। और फिर अक्सर इस कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो दूसरे प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी सर्विसेज ले रहे होते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्लाउड को 100% प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी वजह से कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी नहीं है जिसको सब फॉलो कर सकें, और एक जैसी प्रोटेक्शन, एक जैसी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हर जगह अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर किसी कस्टमर का डेटा ब्रीच होता है, डेटा लीक होता है, तो इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये चीज़ भी अनक्लियर होती है। क्योंकि जो अक्सर प्रोवाइडर्स हैं वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अगर डेटा डिलीट होने के बाद भी सर्वर पर मौजूद है, अगर डेटा मॉडिफाई हो गया, उसमें कोई चेंजेस हो गए हैं ट्रांसफ़र करने के दौरान, या फिर डेटा लॉस हो गया, तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर्स नहीं लेते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हम साइन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कोई सर्विस यूज़ करने से पहले, ज़्यादातर वो क्लाउड प्रोवाइडर्स की फ़ेवर में होती है, और कंज़्यूमर के पास उन टर्म्स एंड सर्विसेज़ में बहुत ज़्यादा कम लीगल पावर होती है। सो अगर हम यहाँ पर इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, सिक्योरिटी गैप क्लाउड में इसलिए एग्ज़िस्ट करता है क्योंकि यूज़र्स के पास फुल्ली कंट्रोल नहीं होता अपने सिस्टम का, और जो एसएलए होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसमें सिक्योरिटी के हवाले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई गारंटी नहीं दी जाती। इसलिए सिक्योरिटी का मामला अनक्लियर होता है बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 197, विच इज़ अनवांटेड एक्सेस। अनवांटेड एक्सेस का सिंपली मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको आपको डेटा देखने का और उसको यूज़ करने का एक्सेस नहीं है, वो स्टिल आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्लाउड में ये रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि क्लाउड में डेटा को रिमोटली हैंडल किया जा रहा होता है, और मल्टीपल पार्टीज़, मल्टीपल लोगों के ज़रिए डेटा सिक्योर किया जा रहा होता है, डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं, तो इसलिए कोई आपको डेटा को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, जिसको नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती। नाउ जो गवर्नमेंट्स हैं वो अक्सर वो क्लाउड कंज्यूमर्स के डेटा को अनवांटेड तरीके से एक्सेस कर सकती हैं। अक्सर कंट्रीज़ में कुछ ऐसे लॉज़ होते हैं जो गवर्नमेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने सिटीजन्स का क्लाउड डेटा चेक कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में एक एक्ट है, यूएस पैट्रियट एक्ट, जिसमें यूएस गवर्नमेंट को ये एक्सेस अलाउ किया जाता है कि वो जितने भी यूएस की लोकेशन में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब के डेटा को एक्सेस कर सकें। यानी कि यूएस की बाउंड्रीज़ के अंदर जितने भी सर्वर्स लोकेटेड हैं, उन पर जितने भी लोगों का डेटा है, अब चाहे वो कोई फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन सिटीज़न हो, उनके मुल्क का सिटीज़न ना भी हो, वो उसके डेटा को एक्सेस कर सकती है इस एक्ट के थ्रू। इसके बाद जो क्लाउड यूज़र्स होते हैं, उनका फुल कंट्रोल नहीं रहता उनके डेटा पर। कंज्यूमर्स को तो पता भी नहीं होता कि उनका डेटा कब, कहाँ, कैसे इन अथॉरिटीज़ के ज़रिए एक्सेस किए जा रहे हैं। सेकेंडली, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, जब उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और वो पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं सर्विसेज़ को, तो वो अक्सर अपनी सर्विसेज़ को आउटसोर्स करते हैं। यानी किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं जो उनके लिए सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सके उनके यूज़र्स को, जो भी वो भी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर्स ही होते हैं। जैसे कि स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए, नेटवर्किंग के लिए अक्सर क्लाउड प्रोवाइडर्स अपनी डिमांड पूरी करने के लिए दूसरे थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स को हायर कर लेते हैं। तो अगर इस पूरी सप्लाई चेन में जो ये डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स की चेन है, अगर इसमें कोई एक प्रोवाइडर की भी वीक सिक्योरिटी होगी, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गैप आ जाता है, वहाँ पर अटैकर्स जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इवन अगर जो मेन क्लाउड प्रोवाइडर है उसका सारा सिस्टम सिक्योर है, लेकिन अगर उससे लिंक किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर का सिस्टम वीक है, सिक्योरिटी वीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। सो जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ़ एक किसी प्रोवाइडर पर डिपेंड नहीं करती, वो तमाम प्रोवाइडर्स पर डिपेंड करती है। थर्ड, मैलिशियस इनसाइडर, यानी हमने जो ये पढ़ा था मैलवेयर वाले चैप्टर में भी, कि अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका कोई एम्प्लॉय जिसके पास एडमिन लेवल का एक्सेस मौजूद है, अगर वो अपने एक्सेस का गलत इस्तेमाल करे, अपने एक्सेस का मिसयूज़ करे, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इनसाइडर होता है और उस पर भरोसा किया जा रहा होता है।
तो जो एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं, उनके मुकाबले में जो इनसाइडर अटैक्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद जो क्लाउड एनवायरनमेंट्स होता है, वो मल्टी टेनेंट होते हैं। मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल कस्टमर्स का डेटा किसी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, किसी एक सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किया जा रहा होता है। तो अगर डेटा को प्रॉपर्ली एक दूसरे से आइसोलेट नहीं किया जाएगा और किसी एक कंज्यूमर को एक्सेस मिल जाए किसी दूसरे कंज्यूमर के डेटा का, तो अक्सर ये खुद कंज्यूमर्स या फिर अगर कोई हैकर भी है, तो भी वो इस वीक आइसोलेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और डेटा लॉस हो सकता है। तो अगर एक सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर मल्टीपल यूज़र्स का डेटा स्टोर्ड है और उसमें प्रॉपर आइसोलेशन नहीं की जाएगी, तो इससे भी सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र्स, एडमिन्स और सिस्टम के जिनके दूसरे रोल्स होते हैं, उनमें अक्सर लोगों के पास हाई लेवल एक्सेस होता है। तो अगर किसी एक भी रोल के पास से सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो उससे तमाम कस्टमर्स पर एक साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज इज़ मोर वल्नरेबल देन क्लाउड प्रोसेसिंग। क्लाउड स्टोरेज जो है वो क्लाउड प्रोसेसिंग से ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत लंबे पीरियड्स ऑफ द टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है। तो डेटा जितनी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ऑनलाइन रहेगा, उतना ही ज़्यादा अटैकर्स को उसको एक्सेस करने के, अनऑथराइज़्डली एक्सेस करने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो अगर कोई कोई कस्टमर अपना डेटा स्टोर करता है क्लाउड पर परमानेंटली, तो उसको ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर कोई टेम्परेरीली प्रोसेस कर रहा है अपना डेटा क्लाउड पर। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो अनवांटेड एक्सेस क्लाउड में जब आता है, जब कोई अनऑथराइज़्ड पार्टी, वो कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई इनसाइड का एम्प्लॉयी भी हो सकता है जो अपने एक्सेस का गलत इस्तेमाल करे, कोई हैकर हो सकता है या फिर कोई दूसरा ही क्लाउड यूज़र हो सकता है किसी सेम सर्विस का। इन सबको अगर एक्सेस मिल जाए कंज़्यूमर के डेटा का बगैर उसकी नॉलेज में लाए, तो ये अनवांटेड एक्सेस कहलाता है। इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है, डेटा लॉस होने का, डेटा स्टील होने का, सिक्योरिटी ब्रीच का। तो क्लाउड पर जो डेटा स्टोर हो रहा होता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है और किसी एक सिंगल डेटा ब्रीच की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 198, व्हिच इज़ वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जब जो क्लाउड कंज्यूमर है, वो क्लाउड प्रोवाइडर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए और क्लाउड कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए अपना क्लाउड प्रोवाइडर स्विच करना। यानी किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर मूव करना या फिर खुद अपने सिस्टम पर स्विच करना। हमने पढ़ा कि आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर द ग्लोब फैला हुआ है। तो कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं है जो हर जगह फॉलो किए जा सकें, जो यूनिवर्सल हों। क्योंकि हर क्लाउड प्रोवाइडर अपना सिस्टम, अपने क्लाउड को डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करता है और इसकी वजह से बहुत ईज़ी नहीं होता क्लाउड्स का आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर पाना। तो एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में स्विच करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। नाउ डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के हाइपरवाइज़र्स के बीच में भी डिफरेंसेस होती हैं। जैसे कि हाइपरवाइज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वर्चुअल मशीन पर रन करता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर वीएमवेयर यूज़ करता हो और कोई दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर वो कोई और सा हाइपरवाइज़र यूज़ करता हो। तो जो वर्चुअल मशीन्स किसी एक हाइपरवाइज़र पर क्रिएट की गई हैं, ऐसा पॉसिबल है कि वो किसी दूसरे वर्चुअल और ये किसी दूसरे हाइपरवाइज़र पर स्मूथली रन ना कर सके। तो जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो ईज़िली पोर्टेबल नहीं होती, आप उनको मूव नहीं कर सकते एक हाइपरवाइज़र से दूसरे हाइपरवाइज़र पर, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेकंडली, हर क्लाउड प्रोवाइडर का डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है उनकी एपीआईज़ के लिए। एपीआईज़ जो है वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने के लिए, स्टोरेज को मैनेज करने के लिए और सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो हर क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसकी अपनी अलग एपीआईज़ होती हैं। तो अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर स्विच करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जो मैनेजमेंट टूल्स हैं और जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो भी वो काम करना बंद कर दें और आपको उनको एपीआईज़ को दोबारा लिखना पड़े, दोबारा से नई इंस्टॉल करनी पड़े। अनदर इशू ये होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं डिफरेंट, वो हर क्लाउड प्रोवाइडर अपना डेटा जो है स्टोर करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। कुछ जो है वो डेटाबेसेस की सूरत में अपना डेटा स्टोर करते हैं, कुछ बैकअप फाइल्स बना के रखते हैं, कुछ डेटा लॉग्स की सूरत में अपना डेटा स्टोर करते हैं। सो ऐसी सूरत में एक क्लाउड से डेटा एक्सपोर्ट करना, किसी दूसरे क्लाउड पर इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो क्लाउड सर्विसेज होती है वो एक दूसरे से वेब सर्विसेज के ज़रिए कम्युनिकेट कर रही होती हैं। सो डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विसेज पर स्मूथली रन नहीं कर सकती। इसकी वजह से मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट्स बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, जो क्लाउड एनवायरनमेंट्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट एपीआईज़ होती हैं, हर क्लाउड प्रोवाइडर की अपनी। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हर क्लाउड पर अप्लाई किया जाए। तो जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं वो मोस्टली जो जर्नल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की, उन पर ही रिलाई कर रही होती हैं, क्योंकि कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं होते। इन तमाम इश्यूज़ की वजह से किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर से किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर्स पर माइग्रेट करना, स्विच करना बहुत ज़्यादा, एक तो कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव पड़ता है यूज़र को, और दूसरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। सेकंडली, अगर आप अपने डेटा को ऑन प्रेमिसेस सिस्टम पे दोबारा लेके आना चाहिए, यानी अपने सिस्टम पे तमाम क्लाउड से आपका जितना भी डेटा है हटाकर अगर आप अपने सिस्टम पे लाना चाहें, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से जो क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं, उनको जो है ना वो सेम क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ ही रहना पड़ता है। अब चाहे वो अपनी प्राइसेज़ इंक्रीज़ करें, चाहे उनकी सर्विस की परफॉर्मेंस और क्वालिटी ड्रॉप हो जाए, चाहे उनकी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर ना हो। इस सिचुएशन को कहते हैं वेंडर लॉक इन। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो वेंडर लॉक इन की सिचुएशन जब होती है जब क्लाउड कंज्यूमर्स जो हैं वो किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन तमाम इश्यूज़ की वजह से जो अभी हमने ऊपर डिटेल में पढ़े। तो उनको किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर से किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा होता है, रिस्की होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो एक ही क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ स्टक हो जाती है। ये सिचुएशन कहलाती है वेंडर लॉक इन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 199, व्हिच इज़ इनएडिक्वेट डेटा डिलीशन। जब आप क्लाउड पर अपना स्टोर किया हुआ डेटा डिलीट करते हैं, तो क्या वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है? क्या वो वाक़ई डिलीट हो जाता है? तो ऑनेस्ट आंसर है कि ये गारंटीड नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जब कोई कंज्यूमर अपना डेटा डिलीट करता है, तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ या ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जो एक कस्टमर को कंफर्म कर सके कि उसका डेटा परमानेंटली डिलीट हो चुका है, और किसी क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विस पर से भी अब वो नॉन रिकवरेबल हो चुका है, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो सिर्फ क्लाउड यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर्स पर सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट करने के बाद यूज़र के पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाता इंफ्रास्ट्रक्चर का और अपना डेटा एक्सेस करने का। यूज़र्स के कंट्रोल में पूरा डेटा लाइफ साइकिल नहीं होता, यानी उनका डेटा कहाँ स्टोर किया जा रहा है, उसकी कितनी ज़्यादा कॉपीज़ हैं, कहाँ-कहाँ हैं, और कितने ज़्यादा बैकअप में आपका डेटा रखा गया है, और कौन कहाँ कब उसको एक्सेस कर पा रहा है, और जब डिलीट किया जा रहा है तो वो परमानेंटली डिलीट हो रहा है या नहीं। ये कहलाता है लैक ऑफ लाइफ साइकिल कंट्रोल, जिसमें यूज़र के पास पूरे इस पूरे डेटा की लाइफ साइकिल का कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से यूज़र के लिए मुश्किल होता है एक सिक्योर डेटा डिलीट करना। ना डुप्लीकेट डेटा कॉपीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपके डेटा की बैकअप कॉपीज़ बना के रखते हैं और रेप्लिका वगैरह बना के रखते हैं, ताकि अगर किसी सूरत में आपका डेटा लॉस होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होता है या सिस्टम क्रैश करता है, तब भी आपका डेटा आप एक्सेस कर पाएँ। इवन इफ़ कि आपकी मेन कॉपी डिलीट हो जाती है, तो बहुत सारी कॉपीज़ कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं क्लाउड में, जिसकी वजह से आप उसको एक्सेस कर पाते हैं स्टिल। जहाँ ये एक तरह से फ़ायदा है, वहाँ पे इसका एक रिस्क बढ़ जाता है आपका डेटा मिसयूज़ होने का। सेकेंडली, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, मल्टीपल क्लाउड एनवायरनमेंट्स में क्या हो रहा होता है कि बहुत सारे मल्टीपल कंज्यूमर्स को उनके डेटा को सेम फिजिकल डिस्क पे स्टोर किया जा रहा होता है। एक सिंगल डिस्क पे मल्टीपल यूज़र्स का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी वजह से पॉसिबल नहीं होता कि किसी एक डिस्क को कंप्लीटली वाइप आउट किया जा सके डेटा से, क्योंकि अगर किसी एक यूज़र के डेटा को परमानेंटली डिलीट किया जाएगा, तो पॉसिबल है कि किसी दूसरे यूज़र के डेटा पर इससे इफ़ेक्ट हो। तो इसकी वजह से क्लाउड प्रोवाइडर्स अक्सर परमानेंटली डेटा डिलीट करने को अवॉइड करते हैं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की जाती हैं, डिलीट की जाती हैं, उनको रीयूज़ किया जाता है। जब एक वर्चुअल मशीन किसी दूसरे कंज़्यूमर को रीअसाइन की जाती है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि पुराने यूज़र का डेटा स्टिल उस मेमोरी में, स्टोरेज में सेफ़ हो। ये प्रॉब्लम कहलाती है डेटा परसिस्टेंस। ये रिस्क तब तक बना रहता है जब तक कोई वर्चुअल मशीन को फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। सो सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो सेम एप्लीकेशन एक वक़्त में एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब कोई यूज़र इन SaaS एप्लीकेशंस में लॉगिन करता है, तब तक उसका डेटा यू अपीयर होता है, और ये डेटा सिर्फ़ तब परमानेंटली डिलीट होता है जब सब्सक्रिप्शन एंड होती है। लेकिन तब भी यूज़र जो हैं वो कंप्लीटली वेरीफ़ाई नहीं कर सकते, यानी उस सिचुएशंस में भी यूज़र कंप्लीटली वेरीफ़ाई नहीं कर सकते कि उनका डेटा रिमूव हुआ है या नहीं। हो सकता है कि वो बैकअप्स में और डेटा लॉग्स में स्टिल उनका डेटा मौजूद हो। तो जब ये रिसोर्सेज़ रीयूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स, डेटाबेसेस किसी एक यूज़र से हटाकर किसी दूसरे यूज़र को रीअसाइन किए जा रहे होते हैं,
तो इससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि पुराने यूज़र का डेटा स्टिल मौजूद हो और नए यूज़र को देने पर वो एक्सपोज़ हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो इनएडिक्वेट डेटा डिलीशन क्लाउड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा इशू है, और ये जब होता है जब किसी कंज्यूमर को ये एश्योरेंस नहीं होती कि उनका डेटा परमानेंटली डिलीट हुआ है। और ये जब होता है क्योंकि यूज़र के पास डेटा लाइफ साइकिल पर फुल कंट्रोल नहीं होता, डेटा को रेप्लिकेट किया जा रहा होता है, स्टोरेज मल्टीपल यूज़र्स में शेयर की जा रही होती है, क्लाउड रिसोर्सेज को रीयूज़ किया जाता है, डिफरेंट यूज़र्स में रीअसाइन किया जा रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि कस्टमर का डेटा स्टिल अवेलेबल हो, रिकवरेबल हो, जिसकी वजह से डेटा एक्सपोज होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। Now let's move on to next module 200, which is compromise of the management interface. मैनेजमेंट इंटरफेस क्या होता है? ये एक ऐसा कंट्रोल पैनल होता है क्लाउड सर्विसेज का, जैसे कि एडमिन पोर्टल्स हो गए, क्लाउड के डैशबोर्ड्स हो गए, वेब बेस्ड कंट्रोल पैनल्स हो गए, एपीआईज हो गई, जिनको वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, इन सबको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इंटरफेस के ज़रिए क्लाउड रिसोर्सेज पर फुल कंट्रोल दिया जा सकता है। और ये जो क्लाउड मैनेजमेंट इंटरफेसेस होते हैं, इनको रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, यानी आप किसी भी लोकेशन पे बैठ के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। क्योंकि कोई भी इंसान कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकता है इन इंटरफेसेस को, तो यहाँ पर भी अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। ट्रेडिशनल जो होस्टिंग होती थी उसमें क्या होता था कि लोकल नेटवर्क्स होते थे, प्राइवेट कनेक्शंस होते थे, जहाँ तक मैनेजमेंट एक्सेस जो है वो लिमिटेड होती थी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हुआ कि मैनेजमेंट इंटरफेसेस जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए एक्सेसिबल हो गए, और आप पोर्टेबल हो गए, आप उन्हें कहीं से भी बैठ के कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अटैक सरफेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया। जहाँ उसका हमें फ़ायदा हुआ, वहीं उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मोस्टली जो ये क्लाउड मैनेजमेंट इंटरफेसेस होती हैं, इनको वेब ब्राउज़र्स के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं, इनके ज़रिए आप इन क्लाउड मैनेजमेंट इंटरफेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिमोट मैनेजमेंट टूल्स भी होते हैं, जिनकी मदद से आप कहीं से भी बैठकर इन क्लाउड मैनेजमेंट इंटरफेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सिस्टम में कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आपका ब्राउज़र जो है, उस पर कोई फ़िशिंग अटैक्स हो सकते हैं, आपका सेशन हाइजैक हो सकता है। जैसे कि अगर कभी आपके साथ हुआ हो कि आप जो है वो स्क्रीन पे कुछ नहीं कर रहे होते, बट स्टिल आपकी स्क्रीन खुद ही चल रही होती है, वर्क कर रही होती है, तो ये सेशन हाइजैकिंग कहलाती है। कि खुद ही ब्राउज़र रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं, बटन्स क्लिक हो रहे होती हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों का, वीकनेसेस का, इन वल्नरेबिलिटीज़ का अटैकर्स जो है वो फ़ायदा उठाएँ, तो उनको अनऑथराइज़्ड एक्सेस मिल सकता है सिस्टम का। तो अगर किसी अटैकर को मैनेजमेंट इंटरफेस का एक्सेस मिल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लाउड रिसोर्सेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स डिलीट कर सकते हैं, किसी जो डेटा स्टोर्ड है उसको चुरा सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, नए वायरस वाले मैलिशियस वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो सर्विसेज उस वक़्त अवेलेबल हैं, जो रन कर रही हैं उस सिस्टम पे, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर कोई एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है किसी अटैकर की वजह से, तो उसका मल्टीपल रिसोर्सेज़ पर एक साथ बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। इवन अगर कोई इंटरफ़ेस पासवर्ड के ज़रिए प्रोटेक्टेड है, स्टिल ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि पासवर्ड चुराया जा सकता है, गेस किया जा सकता है, उसको मल्टीपल मैलवेयर्स के ज़रिए, जो हमने पढ़े थे, जिसमें आपके सिस्टम के की स्ट्रोक्स जो हैं वो कैप्चर हो रहे होते हैं। तो इन वो मल्टीपल तरीकों से पासवर्ड भी काफ़ी नहीं होता आपके सिस्टम को, इंटरफ़ेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो मेजर रिस्क होता है वो स्टिल रहता ही है, तो इसलिए खाली पासवर्ड पर रिलाई करना अनसेफ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इस मॉड्यूल को हम समराइज़ करें, अगर किसी सिस्टम का मैनेजमेंट इंटरफेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है किसी अटैकर के ज़रिए, तो ये बहुत बड़ा मेजर सिक्योरिटी रिस्क होता है, क्योंकि क्लाउड के जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं वो ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल होते हैं, आप कहीं से भी बैठ के रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके ब्राउज़र्स में, रिमोट एक्सेस टूल्स में कोई वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, कोई लैक ऑफ सिक्योरिटी होगी, कोई कमी होगी, कोई सिक्योरिटी गैप होगा, या फिर आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, वो चुरा लिए जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अटैकर्स को पूरे सिस्टम पर कंट्रोल मिल जाता है, और वो क्लाउड रिसोर्सेज को एक लार्ज स्केल पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इवन दो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहा है आपका सिस्टम, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, स्टिल रिस्क रहता है, क्योंकि पासवर्ड को चुराया जा सकता है, गेस किया जा सकता है, डिफरेंट मैलवेयर टूल्स के ज़रिए पता किया जा सकता है। सो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, 196 से 200 तक टोटल 5 मॉड्यूल्स हमने इस
पार्ट में कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 201 से लेकर 205 तक कवर करेंगे। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।